यस माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। सो हम लोगों ने अपने फास्ट ट्रैक बैच के अंदर लास्ट लेक्चर में एसे 220 को फिनिश किया हुआ है और एसे 220 का नाम था क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अंदर की सारी बातें क्लियर है। तो उसी चैप्टर 11 के अंदर जो पार्ट बचता है वो है आपका एथिक्स वाला पार्ट, और उस एथिक्स वाले पार्ट को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, बिकॉज इसके अंदर कुछ 2-3 क्वेश्चंस है। उन क्वेश्चंस को अगर हमने टैकल कर लिया सही ढंग से तो फिर आपका ये एथिक्स वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। बेसिकली दिस इज बिलोंगिंग टू योर ओल्ड सिलेबस ऑल्सो, बस नए सिलेबस के अंदर रीशिफ्लिंग करके कुछ चेंजेस करके आपके सामने रखा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट पे भी बोला हुआ था कि 8 to 10 मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर रखता है, तो 2 क्वेश्चन आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन जो है वो एथिक्स पे बन सकता है, एमसीक्यू में हो या फिर डिस्क्रिप्टिव में हो या केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में वगैरह, कहीं पे आपको इसके ऊपर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपने सही ढंग से जो है इस चैप्टर को भी, इस पॉइंट को भी इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। तो लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द पार्ट ऑफ दिस एथिक्स। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ये बेसिकली जो पहला मसाला है, ओके, उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स गेट जस्ट डायरेक्टली डाइव into the point of the independence, that is the independence of auditor. Now इंडिपेंडेंस पॉइंट क्या है? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि ऑडिटर ने ऑडिट करते समय उस कंपनी के साथ, उस एंटिटी के साथ इंडिपेंडेंट रहना है। इन शॉर्ट उसका ओपिनियन जो है वो किसी प्रकार से बायस नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द एंटिटी इन विच ही इज डूइंग द ऑडिट। अदरवाइज उससे क्या हो जाएगा, उससे उसका ओपिनियन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑल्टर हो सकता है। ऑडिट करने के तरीके में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है, जिसकी वजह से उसका ओपिनियन जो है वो अलग हो सकता है कि जो ओपिनियन देना चाहिए था। अगर ट्रू एंड फेयर व्यू कहना है, अगर नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू कहना है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रू एंड फेयर व्यू कह सकता है। इसकी वजह से उसका ओपिनियन गलत हो सकता है, और ये ओपिनियन गलत ना हो इसीलिए इंडिपेंडेंस का होना बहुत जरूरी है। और हमने देखा था SS 700 के अंदर कि जो अपना ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल है वो क्या आता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर को क्या होना होगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना होगा। ये इंडिपेंडेंसी क्या होता है? अब इंडिपेंडेंस की चर्चा जो है वो बहुत सारी जगहों पे हो चुकी है, हमने बहुत सारी जगहों पे इंडिपेंडेंस देखा हुआ है। तो उसके अंदर हमने देखा है कि इंडिपेंडेंस की चर्चा कंपनीज एक्ट के अंदर भी होती रहती है कि यू टू बी इंडिपेंडेंट। कहां पे? सेक्शन 143 सबसेक्शन नंबर 12 के अंदर, सबसेक्शन 2 के अंदर हमने देखा हुआ था ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। तो ऑडिटर ने क्या क्या काम करना है, अगर ऑडिटर उन ड्यूटीज को नहीं निभाता है तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस पे जो है वो बाधाएं आ रही है। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 141 के अंदर, दैट इज क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। अगर कहीं ऑडिटर उस डिस्क्वालिफिकेशंस में आ गया तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो आपने कंपनीज एक्ट के अंदर जो बोला हुआ है इंडिपेंडेंस का जो भी पॉइंट, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो इंडिपेंडेंस की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन बेसिकली वो इंडिपेंडेंस की ही बात कर रहे हैं। सेक्शन 144 की बात हमने करी थी, दैट इज कि ऑडिटर जो है वो एंटिटी को कुछ सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकता है। तो अगर मान लो ऑडिटर होने के बाद भी 144 की कुछ सर्विसेज जैसे अकाउंटिंग सर्विस हो गया या फिर डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, मैनेजरियल सर्विसेज वगैरह, ऐसे कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो ऑडिटर कहीं से भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी इंडिपेंडेंस की चर्चा होती रहती है। इनडायरेक्टली आपको उसको फॉलो करना है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे। साथ साथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर भी बहुत सारी बारी इंडिपेंडेंस की चर्चा होती रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और गाइडेंस नोट जो इंस्टीट्यूट इशू करती है ओवर दी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसके अंदर भी इंडिपेंडेंस की चर्चा होती है। तो ऑडिटर को अगर इंडिपेंडेंट रहना है तो उसने क्या करना होगा, उसने कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी बातें बोली हुई है उसको कंप्लाई करना है, साथ साथ उसने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसको फॉलो करना है, गाइडेंस नोट को फॉलो करना है, तभी जाके ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं रिगार्डिंग योर इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंस को कैसे फॉलो किया जाता है, इंडिपेंडेंस से क्या होता है। आई बात समझ में? चलिए नाउ
अगर मान लो मैं कहता हूं कि ऑडिटर ने कंपनीज एक्ट की सारी बातें, सारी कंप्लायंसेस कर दी, मतलब वो ना डिस्क्वालिफिकेशंस में आता है, ना वो 144 की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ना वो अपनी ड्यूटीज के अंदर किसी ड्यूटी को निभाने से चूक जाता है, स्टैंडर्ड्स के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंस की चर्चा हुई है उन सारी इंडिपेंडेंस की चर्चाओं को, सारे रेगुलेशंस को, सारे कंडीशंस को फॉलो करता है और वो इंडिपेंडेंट रहता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ऑडिट करते समय वो माइंड से इंडिपेंडेंट नहीं है? ये भी हो सकता है। तो भले ही वो अपीयरेंस से क्या लग रहा है, इंडिपेंडेंट लग रहा है, लेकिन वो माइंड से इंडिपेंडेंट है या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा, हाँ कि ना। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक्स्ट्रा रेमुनरेशन के बदले वो अपना ओपिनियन गलत एक्सप्रेस कर रहा है, या ऐसा ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है जो कंपनी को प्रॉफिटेबल हो, तो बताएंगे मुझको इन दैट केस क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंट है? द आंसर इज नो। तो इसीलिए बच्चों यहां पे ये बोला हुआ है कि इंडिपेंडेंस जो है वो हमेशा आपके माइंड में भी होना चाहिए और साथ साथ अपीयरेंस में भी होना चाहिए। इस पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है वो हम लोग इंडिपेंडेंस का मीनिंग वगैरह और उसके बाकी के पैरामीटर्स को चेक करेंगे। तो इंडिपेंडेंस जो है वो हमेशा किस में होना चाहिए? माइंड में भी होना चाहिए, साथ साथ अपीयरेंस में भी होना चाहिए। सो व्हाट इज दिस माइंड एंड अपीयरेंस? देखिए यहाँ पे द इंडिपेंडेंस इज टू इंटरलिंक परस्पेक्टिव। पहला इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, व्हाट इज दिस? इट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आपका ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए जो आपको परमिट करे कि आपका ओपिनियन जो है वो किसी इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड नहीं है। ओके, माइंड का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस माइंड का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके से आपका ओपिनियन किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड नहीं है, इट इज नॉट अफेक्टिंग, मतलब आपका ओपिनियन इज विदाउट अफेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पर्सन बाय एनी रीजन वॉट एवर। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि कोई आपको थ्रेटन कर रहा है, या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा रेमुनरेशन पे कर रहा है, कोई मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन दे रहा है, या ऐसा कोई भी चीज हो जिसकी वजह से आप अपना ओपिनियन जो है वो अफेक्ट करवा के ले रहे हो, जो ओपिनियन देना चाहिए वो ओपिनियन आप नहीं दे रहे हो। आई बात समझ में? भले ही आप क्या कर रहे हो, सारे के सारे इंडिपेंडेंस के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो, सारे के सारे इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया को निभा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर मान लो आपका ओपिनियन किसी और के ओपिनियन पे या किसी और के इन्फ्लुएंस से अफेक्ट हो रहा है, तो आप माइंड से इंडिपेंडेंट नहीं हो। इससे क्या होगा? इससे आपका प्रोफेशनल जजमेंट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा और वो ऑडिटर को इंटीग्रिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सरसाइज करने से रोक देगा। व्हाट इज इंडिपेंडेंस इन माइंड? देखिए इस पे ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो आपको बन सकता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट इन माइंड एज वेल एज ही शुड बी इंडिपेंडेंट इन द अपीयरेंस आल्सो। एक्सप्लेन, तो क्या एक्सप्लेन करोगे? यही तो एक्सप्लेन करोगे। तो क्या एक्सप्लेन करोगे? माइंड से इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है कि ऑडिटर का ओपिनियन should not be affecting by the influence of the other person। मतलब अगर ऑडिटर का ओपिनियन विदाउट अफेक्टिंग the इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर पर्सन है, तो फिर वो ऑडिटर क्या बन जाएगा? माइंड से इंडिपेंडेंट बनेगा। वो कभी भी अपने प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो इंटीग्रिटी के साथ काम करेगा, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करेगा और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करेगा। व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? हम आगे इसी लेक्चर के अंदर स्केप्टिसिज्म को भी डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज स्केप्टिसिज्म? स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है यू हैव टू अलर्ट टू द कंडीशन व्हिच पॉसिबली टेल्स यू दैट देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब अगर मान लो ऑडिट करते करते आपको समझ आ गया कि भैया यहां पे जो है वो फ्रॉड हो सकता है, मतलब कि मैनेजमेंट ने एक्सपेंसेस के अंदर, सेल्स के अंदर कहीं ना कहीं फ्रॉड किया हुआ है, या फिर मैनेजमेंट ने अपने खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस को कंपनी के एक्सपेंसेस में डाला हुआ है, ऐसे पुख्ता सबूत आपके सामने अवेलेबल है, लेकिन आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, भैया ये नहीं चलेगा। अगर आपको कहीं ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई कंडीशन नजर आ रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो आपको उसको ओवरलुक नहीं करना है। यू हैव टू पे अ प्रॉपर अटेंशन टूवर्ड्स दोज एरियाज जहां पे इंडिकेशंस है कि वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। तो इसको बोलते हैं प्रोफेशनली स्केप्टिसाइज रहना। डिटेल में हमको आगे देखना है, बिकॉज ये भी एक एलिजिबल कैंडिडेट है जिसमें आपको शॉर्ट नोट वगैरह पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर।
तो ऑडिटर ने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना है। व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि ऑडिटर जो है वो अपने ऑडिट के अंदर कभी भी किसी भी चीज से बायस नहीं है, उसका ओपिनियन किसी चीज से इंफ्लुएंस नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है। अपना जो भी ऑब्जेक्टिव ऑडिट करने का है उससे वो बाध्य है, उसको वो फॉलो करता है, वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को अधर करता है, उसको कंप्लाई करता है, कभी भी उस चीज को वो छोड़ नहीं रहा है। तो ऑडिटर ने इंटीग्रिटी से काम करना है, कभी भी झूठ मूठ की बातें नहीं करनी है, कभी भी अपनी चीजों से उभरना नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिव रहना है, बायस नहीं होना है। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि यू हैव टू बी अलर्ट टू द कंडीशन व्हिच टेल्स यू देयर कुड बी अ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। तो इंडिपेंडेंस इन माइंड का मतलब ये होता है, क्या माइंड का मतलब होता है कि इट परमिट्स द ऑडिटर दैट योर ओपिनियन इज विदाउट अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस, जो कि आपको कॉम्प्रोमाइज करवा सकती है किस चीज से? आपके प्रोफेशनल जजमेंट से, इंटीग्रिटी से एक्ट करने से, ऑब्जेक्टिविटी से एक्ट करने से और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करने से। अगर आपको रोक रहा है तो उस चीज को अफेक्ट कर नहीं होना चाहिए, इसको बोलते इंडिपेंडेंस इन माइंड। तो इंडिपेंडेंस माइंड पे सवाल है तो इतने सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट वन, नाउ व्हाट इज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस? देखिए यहाँ पे कि ऑडिटर ने ऐसी कुछ चीजों को अवॉइड करना है। क्या करना है? ऐसी कुछ चीजों को अवॉइड करना है जो कि ये बात करने में या ये सोचने पे लोगों को मजबूर करे, अरे भैया ये तो इंटीग्रेटेड नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ऐसी बातों को अवॉइड करना है। मतलब ऑडिटर ने ऐसे फैक्ट्स को, ऐसे सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करना है जो कि किसी भी थर्ड पार्टी को ये प्रोवाइड करे, ये बताने की कोशिश करे कि इसने तो इंटीग्रिटी को फॉलो नहीं किया है, इसने ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो नहीं किया है, उसने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो नहीं किया है। ये नहीं लगना चाहिए। ऐसे फैक्ट्स को आप क्या करिए? अवॉइड करिए। देखिए 3 वर्ड यहां पे दोनों में कॉमन आ रहे हैं जिसका आंसर में जिक्र होना चाहिए। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो आपके आंसर के अंदर ये 3 वर्ड आने चाहिए, इंडिपेंडेंस इन माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस के अंदर। इंडिपेंडेंस इन माइंड में क्या लिखोगे कि आपका ओपिनियन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जो आपको कॉम्प्रोमाइज करवाए ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट, एक्ट विद द इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इंडिपेंडेंस अपीयरेंस में क्या लिखोगे? अवॉइडेंस ऑफ सच अ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट द रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी हैविंग अ नॉलेज ऑफ ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एनी सेफगार्ड्स अप्लाइड वुड रीजनेबली कंक्लूड अ फर्म और मेंबर्स ऑफ एश्योरेंस टीम्स इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हैड बीन कॉम्प्रोमाइज। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी ये ना कंक्लूड कर पाए कि आपका इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ऐसे फैक्ट्स और ऐसे सर्कमस्टेंसेस को आपको अवॉइड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो आप माइंड से इंडिपेंडेंट हो, चलो ठीक है, मैं ऑडिट करते समय सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हूं, लेकिन मैं अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं किसके साथ शेयर कर रहा हूं सो दैट वो उस क्लाइंट को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फायदा पहुंचाए। मैं उनके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता हूं। मतलब आई एम काइंड ऑफ अ एजेंट फॉर द कंपनी who actually ask the third person या इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। मीन्स व्हाट कि मैं कहीं ना कहीं यहां पे इंडिपेंडेंट नहीं हूं अपीयरेंस में, मैं ऑडिटर करके काम नहीं कर रहा हूं, मैं कंपनी के लिए फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूं। मैं लोगों को ये बता रहा हूं कंपनी के बारे में कि देखो सारी कंपनी अच्छी है, ये है वो है, और आप कंपनी में इन्वेस्ट करिए। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हूं, इसलिए ये काम कर रहा हूं और कंपनी की अच्छी छवि लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब मैं अपीयरेंस में थर्ड पार्टी को क्या लगेगा, देखो ये ऑडिटर है, लेकिन ये ऑडिटर क्या नहीं है, ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है इन अपीयरेंस, अपीयरेंस में इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंस इन माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, दोनों पॉइंट क्लियर है। दोनों के अंदर 3 वर्ड लिखने हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और उसका आंसर कैसे लिखना है तो ऐसे आपको लिखना है। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस इन माइंड एज वेल एज अपीयरेंस। फोर्थ पॉइंट पढ़िए, इंडिपेंडेंस इज द कंडीशन ऑफ अ माइंड एज वेल एज ऑफ पर्सनल कैरेक्टर एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द सुपरफिशियल एंड विजिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस व्हिच आर समटाइम्स imposed by law। मतलब हाँ, आपको लॉ ने इंपोज किए गए स्टैंडर्ड्स को तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन इट इज ऑल्सो अ माइंड एंड पर्सनल कैरेक्टर वाला पॉइंट। These legal standards may be relaxed or strengthened, but the quality of independence remains the
अनअल्टर्ड, मतलब कहीं ना कहीं कभी कभार क्या हो जाता है कि जो लॉ ने बातें बताई हुई है उसके अंदर कम या ज्यादा होते रहता है। जैसे कि मेरे रिलेटिव 1 लाख रुपए तक के शेयर ले सकते हैं, हम लोन गारंटी 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं, मतलब ये तो हो सकता है। लेकिन जो माइंड में या फिर जो पर्सनल कैरेक्टर में इंडिपेंडेंस होना चाहिए ना, वो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मेरे रिलेटिव, मान लो मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी अगर उस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड करते हैं, तो मैं इंडिपेंडेंट हूं। आई हैव फॉलोड द इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया, बिकॉज 1 लाख रुपए का लिमिट जो है वो मैंने फॉलो किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए का जो शेयर, मेरे फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, अगर मान लो मेरे रिलेटिव्स के पास है, तो कहीं ना कहीं मेरा इंडिपेंडेंस खतरे में है। मैं कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा ही सोचूंगा, और 1 लाख रुपए का फेस वैल्यू बोला है। एग्जाम्पल ऑफ द एमआरएफ लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड का फेस वैल्यू मान लो 10 रुपए का शेयर है, आज उस शेयर की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है, तो 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर 1 लाख शेयर होल्ड कर रहा हूं मैं। आई बात समझ में? मतलब मेरे पास लगभग 10,000 शेयर्स है। 10,000 शेयर्स का 1.5 लाख रुपए से वैल्यूएशन कितना बनता है? तो करोड़ों में वैल्यूएशन बनता है। तो मेरे एक रिलेटिव्स के पास करोड़ों रुपए के मार्केट वैल्यू में, करोड़ों रुपए में मेरे रिलेटिव्स के पास शेयर है, और मैं उस कंपनी का ऑडिट करता हूं। मैं भले ही लीगल तरीके से इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन मैं माइंड से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। बिकॉज अगर एमआरएफ का मैं ऑडिटर हूं, तो मैं हमेशा एमआरएफ के फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा बताने की कोशिश करूंगा। अगर मान लो मैंने ऐसा कोई कमेंट मार दिया जिससे कंपनी के शेयर प्राइस पे इफेक्ट आएगा, तो मेरे रिलेटिव का करोड़ों रुपए का मार्केट वैल्यू का शेयर जो है वो कम होकर उनको नुकसान हो सकता है। एक 10 रुपए का भी फर्क हो गया तो बहुत फर्क होने वाला है मेरे रिलेटिव्स के फाइनेंशियल पोजीशन पे। इसीलिए मैं भले लीगल तरीके से इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन माइंड में इंडिपेंडेंट नहीं हो, अपीयरेंस में इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो इसको बोलते हैं कि भले ही आप लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर इंडिपेंडेंट हो, लेकिन माइंड के अंदर, अपीयरेंस के अंदर भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मान लो मैंने किसी बैंक से लोन वगैरह लिया है, मैंने किसी एनबीएफसी से लोन लिया है, लेट्स एन एग्जांपल ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो मान लो मैंने बजाज फाइनेंस लिमिटेड से 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो चलेगा, बिकॉज लोन वगैरह 5 लाख रुपए का चलता है। लेकिन अगर मान लो मैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड से 5 लाख रुपए का लोन लेता हूं, वैसे ऑडिटर के लिए, सीए के लिए 5 लाख रुपए का लोन वगैरह जो होता है, इट इज अगेन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बिकॉज करोड़ों रुपए का ऑडिट कर रहे हो, 5 लाख का लोन ले रहे हो, ये नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, तो क्यों ले रहे हो? आप किसी और एनबीएफसी से लोन लीजिएगा, आप किसी और बैंक से लोन लीजिएगा। व्हाई यू आर टेकिंग लोन ऑफ दैट एंटिटी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो? भाई नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए पॉइंट नंबर 4 के अंदर बोला हुआ है कि कई बार जो लॉ ने आपको इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया बोले हैं वो ऑल्टर होते रहते हैं, लेकिन आपको माइंड से और आपको अपीयरेंस से इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ये कहता है ये पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। आई गेस आपको इंडिपेंडेंस का लॉजिक या इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। वैसे ये इंडिपेंडेंस का जो पॉइंट है ना, ये ज्यादा क्लियर कब होता है पता है? ये जब क्लियर होता है फ्रॉम द पॉइंट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, और इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस कि इंडिपेंडेंस है, लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आ सकता है, जिससे इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आ सकता है, कौन कौन सी चीजें हैं? ओके, देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या बोला है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। यस, पॉइंट नंबर 1 क्या बोला हुआ है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ओके, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या लिखा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। नंबर 3 एडवोकेसी थ्रेट। नंबर 4 फैमिलियरिटी थ्रेट। नंबर 5 इंटिमिडेशन थ्रेट। तो कुल मिला के 5 थ्रेट्स है टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस। हो सकता है आपको इस पे स्पेसिफिक सवाल होलसेल में बना दिया जाए, एक्सप्लेन द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, या फिर आपको सवाल बना सकते हैं किसी भी एक थ्रेट के ऊपर, एक्सप्लेन सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एक्सप्लेन इंटिमिडेशन थ्रेट, मतलब 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, ऐसे स्मॉल क्वेश्चन में बना सकते हैं, या 5 मार्क का या फिर 4 मार्क का एक पूरा सवाल बना सकते हैं, एक्सप्लेन द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, ये भी सवाल आ सकता है। तो आपको दोनों के लिए तैयार होना होगा। तो पहले याद करते हैं कि कैसे उसको हमको याद करना होगा। तो उसको याद करने का एक मेमोरी टेक्निक है अपने पास, वो है आपका क्या बोलो? फासी, FASI। ओके, फासी। फासी इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर रिमेंबरिंग द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। F से आता है आपका फैमिलियरिटी थ्रेट। ओके, क्या आता है? फैमिलियरिटी थ्रेट। A से आता है एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। S से 2 आते हैं सेल्फ इंटरेस्ट,
सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एंड आई से आता है इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट तो आपको याद रखना होगा फांसी। फांसी का मतलब क्या होता है? दीज आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। दीज आर क्या बोलो? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। एफ से आएगा फैमिलियरिटी थ्रेट, ए से आएगा एडवोकेसी थ्रेट, एस से दो आते हैं सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू, और आई से आता है आपका इंटिमिडेशन थ्रेट। किसी भी एक थ्रेट पे आपको स्पेसिफिक सवाल बनाया जा सकता है, या फिर सारे के सारी चीजों पे डिस्क्रिप्टिव एक पूरा पूरा होलसेल सवाल भी बना सकते हैं। एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करने के टाइम पे हम इंस्टीट्यूट के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, लिखने के टाइम पे आप वो फांसी के एंगल से लिख सकते हो। तो पहला थ्रेड आपका आएगा सेल्फ इंटरेस्टेड। क्या बोलो? सेल्फ इंटरेस्टेड। अब ये सेल्फ इंटरेस्टेड आता कब है? सेल्फ इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऑडिटर उस क्लाइंट के अंदर फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है। कैसे है बोलो? फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है। क्या एग्जांपल इसके? देखिए एग्जांपल नंबर 1, अगर मान लो ऑडिटर का उस एंटिटी के अंदर एक डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। क्या बोलो? एक डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन द क्लाइंट। मतलब आपका उस एंटिटी के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो आप उस फर्म का, उस एंटिटी का ऑडिट करने के टाइम पे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नहीं हो। जैसे मान लो मैंने किसी भी एक कंपनी का 1 रुपए का शेयर भी होल्ड कर लिया, तो मैं उस कंपनी के अंदर डायरेक्टली फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हूं। मान लो मेरे रिलेटिव के थ्रू अगर मान लो मैं कोई शेयर होल्डिंग करता हूं, तो वो इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया। तो डायरेक्टली मैं खुद या फिर इनडायरेक्टली अगर उस एंटिटी के अंदर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट यानी कि मैंने उस कंपनी के कुछ शेयर्स वगैरह लिए हुए हैं, कोई सिक्योरिटीज वगैरह परचेस किया हुआ है, तो फिर मेरा उसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। अगर मान लो मेरा पैसा उस कंपनी के अंदर लगा हुआ है, तो मैं उस कंपनी के बारे में बुरा भला क्यों बोलूंगा? इंडिपेंडेंस खतरे में है। नेक्स्ट वन, प्रोवाइडिंग लोन्स और गारंटी टू, किसको? टू द क्लाइंट और फ्रॉम दी क्लाइंट। मतलब मैंने क्लाइंट को लोन दिया है या क्लाइंट से मैंने लोन लिया है। जैसे हमने देखा था डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर कि आपने लोन नहीं लेना है, हाँ 5 लाख रुपए तक ले सकते, लेकिन फिर भी यहां पे कोई अमाउंट नहीं बोला है। हैव दे गिवन एनी काइंड ऑफ अमाउंट? द आंसर इज नो, अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो देखिए कंपनीज एक्ट कभी भी इस बात पे एक्सप्लेनेशन नहीं देगा कि 5 लाख रुपए तक लोन है, उसके अंदर हुआ तो इंडिपेंडेंस है कि नहीं। वो बताएगा 5 लाख रुपए तक लोन लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड्स आपको बोलते हैं कि आपने किसी प्रकार का लोन गारंटी नहीं देना चाहिए। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट में वहां पे 1 लाख रुपए तक का फेस वैल्यू का होल्डिंग आपको रिलेटिव्स के लिए अलाउ किया हुआ है, लेकिन यहां पे बोलता है कि डायरेक्ट भी नहीं होना चाहिए और इनडायरेक्ट भी नहीं होना चाहिए। नीचे बोलते हैं लोन या गारंटी क्लाइंट को नहीं देना चाहिए, क्लाइंट से नहीं लेना चाहिए। अगर लिया है, दिया है, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, और अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का नॉन कंप्लायंस किया हुआ है, आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया हुआ है, आप ये काम नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो ये इतना डिटेल में जाके इतना अटेंशन टू डिटेल है, और इसीलिए आप इंडिपेंडेंट नहीं माने जाओगे। ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है। नंबर 3, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट फीस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो आप एक सीए फर्म हो और सीए फर्म का टोटल रेवेन्यू मान लो है कुछ 1 करोड़ रुपए। कितना रेवेन्यू है? एक छोटी फर्म है, रेवेन्यू है 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ में से अगर 70 लाख रुपीस आपको ए लिमिटेड के फीस से आते हैं, 1 करोड़ रुपए में से 70 लाख फीस अगर ए लिमिटेड से आते हैं और 30 लाख आपको अदर से आते हैं, 30 लाख आपको अदर से आता है, तो बताएंगे 1 करोड़ में से सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है यानी कि 70% आपका जो रेवेन्यू है वो ए लिमिटेड से आता है। तो क्या अगर ये ए लिमिटेड आपको छोड़ के चला गया तो स्ट्रेट अवे आपका रेवेन्यू 1 करोड़ से 30 लाख रुपए आ जाएगा, मतलब सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन योर रेवेन्यू। तो इसीलिए आपके क्लाइंट फीस पे अगर आपका अनड्यू डिपेंडेंस है तो कहीं ना कहीं आपका इंडिपेंडेंस खतरे में है। आपको चेक करना होगा कि भैया मैं इसके अंदर इंडिपेंडेंट हूं या नहीं हूं। अगर मान लो आप उस क्लाइंट के साथ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप में हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर आपके क्लाइंट के बिजनेस के साथ आपका अगर क्लोज
बिजनेस रिलेशनशिप है। बिजनेस रिलेशनशिप आपका एक दूसरा बिजनेस है, वैसे कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस वाला बिजनेस नहीं कर सकता है, लेकिन आपके रिलेटिव्स वगैरह होंगे, उनका कोई बिजनेस है, मम्मी पापा के नाम पे आप कोई बिजनेस करते हो और उस बिजनेस का आपके क्लाइंट के बिजनेस के साथ कोई क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, मतलब उनके साथ आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हो, तो आप उसको ऑडिट नहीं कर सकते। चेक करो कि आप उसका ऑडिट नहीं कर रहे हो, बिकॉज इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं खतरे में है। नेक्स्ट वन, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो प्रैक्टिकल लाइफ में होती है, दैट इज पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, व्हाट इज दिस? जैसे मान लो आप इस साल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हो। मान लो कोई कंपनी है पीडब्ल्यूसी, ओके, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, पीडब्ल्यूसी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ऑडिट कर रही है और आप पीडब्ल्यूसी के पार्टनर हो या फिर आप वहां पे एम्प्लॉय हो, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जो भी है, आप उसके एम्प्लॉय हो। इस साल आप ऑडिट कर रहे हो और आपको उस कंपनी को छोड़ना है। किसको? पीडब्ल्यूसी को छोड़ना है। आपको कुछ और काम करना है, आपको कोई बिजनेस, आपको कोई जॉब वगैरह पकड़ना है। तो आपने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ कुछ बातचीत करी कि भैया मेरे को ऐसा ऐसा जॉब, मेरे को जॉब चेंज करना है या फिर मेरे को जॉब में जाना है, तो रिलायंस के साथ मैं अंडर एम्प्लॉय, मैं रिलायंस का एम्प्लॉय बनना चाहूंगा। तो पीडब्ल्यूसी, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पार्टनर को या एम्प्लॉय को जॉब ऑफर करी, बोला अगले साल से आप ज्वाइन करिएगा। यार यू टेल मी, अगर अगले साल मैं रिलायंस का अगर एम्प्लॉय बनने वाला हूं, तो इस साल मैं जब उस रिलायंस को ऑडिट कर रहा हूं, उस टाइम पे इंडिपेंडेंट रहूंगा, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा बायस हो जाऊंगा व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दिस ईयर। तो अगर मान लो पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट में हूं, अगर मैं उस क्लाइंट के पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट में हूं, तो मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। एंड लास्ट वन, कंटिंजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट मींस व्हाट? क्या कभी मैं अपना ऑडिट फीस नेट प्रॉफिट या उनके रेवेन्यू के परसेंटेज पे चार्ज कर सकता हूं? द आंसर इज नो। मेरा ऑडिट फीस हमेशा क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मान लो किसी कंपनी का प्रॉफिट अगर 100 करोड़ रुपए है और मैंने बोला 10% फी, कितना आएगा? 10 करोड़ आएगा। वहीं पे अगर मान लो उसका प्रॉफिट 150 करोड़ हो गया तो मेरा फीस 15 करोड़ हो जाएगा। अच्छी बात है ना, क्लाइंट ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करोगे। नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए है लेकिन कंपनी 150 करोड़ रुपए दिखाना चाहती है और 50 करोड़ का मिसस्टेटमेंट उस कंपनी के अंदर है, तो आप मिसस्टेटमेंट को बताओगे नहीं। क्यों नहीं बताओगे? बिकॉज आपका रेवेन्यू भी तो चेंज हो रहा है। अगर आपने कहा नहीं 50 करोड़ प्रॉफिट नहीं है, आप गलत सलत प्रॉफिट बता रहे हो, नहीं प्रॉफिट को कम करो, तो 100 करोड़ प्रॉफिट होगा तो आपका रेवेन्यू भी तो 5 करोड़ से कम हो रहा है। तो अगर मान लो आपकी फीस कहीं ना कहीं कॉन्टिंजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन दी परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिट एंड ऑल, तो आप उस कंपनी के अंदर क्या नहीं हो? इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो सेल्फ इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि कहीं पे जब ऑडिट फर्म का कोई भी पार्टनर या उसका एसोसिएट फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, बेनिफिट उठा रहा है फ्रॉम दी ऑडिट क्लाइंट, तो आपके यहां पे क्या आएगा? सेल्फ इंटरेस्ट रेट आएगा। पार्टनर या एसोसिएट, क्या बोला है? पार्टनर या एसोसिएट अगर फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है इन द क्लाइंट, तो फिर आपके अंदर फाइनेंशियल सेल्फ इंटरेस्ट रेट है। और सेल्फ इंटरेस्ट रेट होने के ये सारे एग्जांपल्स है। आई गेस सेल्फ इंटरेस्ट रेट आपको क्लियर है। सर एग्जाम में क्या लिखना है? एग्जाम में क्या लिखना है इसके लिए मैंने आपको पहले ही लेक्चर पे बता दिया था कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो क्लास में लिखवा के दिया है उसका एक पीडीएफ बना करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को उठाएगा और एग्जाम में क्या लिखना है वो दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखवा के देने का काम करूंगा तो अननेसेसरी आपकी फास्ट ट्रैक बैच का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो अननेसेसरी राइटिंग में टाइम नहीं खोटी करते हैं, लिखिएगा, वो उस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, वहां से आप उठाइएगा और वहां से लिखिएगा। जो मेरे बच्चे नहीं है जो देख रहे हैं, मेरे बच्चे तो उनके पास ऑलरेडी वो किताबें वगैरह है। जो यूट्यूब स्टूडेंट्स है उनके लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं कि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये होगा आपका सेल्फ इंटरेस्ट रेट। अब बात करते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेड। व्हाट इज दिस सेल्फ रिव्यू थ्रेड? चलिए बात करते हैं। अगर मान लेते हैं मैंने उस क्लाइंट को कोई ऐसी सर्विस दिया है जिसको ऑडिट मैं ही बाद में करने वाला हूं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ रिव्यू। मतलब मैंने किए काम को मैं खुद क्या कर रहा हूं? रिव्यू कर रहा हूं। सर ये कैसे होता है? आपने रोटेशन वाला पॉइंट तो देखा होगा, सुना होगा, सेक्शन 139 सब सेक्शन नंबर 2 के अंदर कि ऑडिटर को रोटेट होना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई कंपनी है पीडब्ल्यूसी, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ऑडिट कर रही है और वो 10 साल के लिए ऑडिट कर सकती है। 10 साल के बाद 5 इयर्स के लिए उनको कूलिंग ऑफ में जाना होगा और कूलिंग ऑफ में जाने के बाद अगेन वो क्या कर सकते हैं? अगले 10 साल के लिए ऑडिटर रह सकते हैं। ओके, तो इन 5 सालों में कूलिंग ऑफ पीरियड में क्या ये ऑडिटर बन सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या वो सेक्शन 144 की सर्विसेज दे सकते हैं? द आंसर इज नो। मान लो अकाउंटिंग
एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, या फिर फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करके देना, या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हो गया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, तो ये सर्विसेज वो 144 के जो है वो क्लाइंट को दे सकते हैं। तो मान लेते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को बनाने में मदद किया हुआ है। इस 5 साल के अंदर उन्होंने एक फाइनेंशियल सिस्टम सेट करके दिया। किसने? पीडब्ल्यूसी ने रिलायंस को। कब? वो जब कूलिंग ऑफ पीरियड में थे। तो उसी सिस्टम को लेकर के अकाउंटिंग सिस्टम को उन्होंने डेवलप करके दिया हुआ है। उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए वो अकाउंटिंग करते आ रहे हैं। अब जब आपका कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होगा, आप यहाँ पे ऑडिटर बन जाओगे और आप ऑडिट किस चीज का करोगे? इसी सिस्टम से बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो बताएंगे क्या आप अपने ही अकाउंटिंग सिस्टम जो आपने बनाया था, अपने ही इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो आपने बनाए थे, उससे बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई कमियां निकालोगे? इन शॉर्ट, आप इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान पैदा कर रहे हो, जो कि आप नहीं करोगे। आप सेल्फ रिव्यू थ्रेट में अटक जाओगे। तो अगर सेल्फ रिव्यू थ्रेट है तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। सर इसका मतलब क्या होता है? क्या हम कूलिंग ऑफ पीरियड के अंदर इस प्रकार की सर्विसेज नहीं दे सकते? कंपनीज एक्ट इसके बारे में साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप कर सकते हो, लेकिन एज अ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एज अ ऑडिटिंग वाला पार्ट, ऑडिट के प्रोविजन क्या कहते हैं? ऑडिट के प्रोविजन कहते हैं कि भैया आप कूलिंग ऑफ पीरियड में 144 की सर्विसेज ना प्रोवाइड करिएगा। अगर आपने प्रोवाइड कर लिया तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस खतरे में हो जाएगा। तो 144 की सर्विसेज आप उस कूलिंग ऑफ पीरियड में बिल्कुल प्रोवाइड मत कीजिएगा। अगर आप प्रोवाइड करोगे तो आगे जाकर के आप सेल्फ रिव्यू थ्रेट में अटक जाओगे, जो आपके इंडिपेंडेंस को खतरे में डाल सकता है। तो व्हाट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट? सेल्फ रिव्यू थ्रेट अकर ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन द प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब पिछले साल, अब पिछली बारी आपने कोई ऑडिट या नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, उस जजमेंट का, उस कंक्लूजन का अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा। कोई भी नॉन ऑडिट सर्विसेज जैसे कि प्रोफेशनल सर्विसेज जो कि अदर देन ऑडिट या रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज एंड एटसेट्रा। व्हाट आर द इंस्टेंसेस? देखिए यहाँ पे कौन कौन से इंस्टेंसेस आपको बताया हुआ है। इंस्टेंसेस वेयर सच थ्रेट में कम्स टू फोर्स, मतलब एग्जांपल बताया हुआ है कि क्या एग्जांपल हो सकते हैं। वैसे अभी यही एग्जांपल नहीं, और भी वो एग्जांपल हो सकते हैं, बस आपको इलस्ट्रेटिव मैनर में बताया हुआ है। देखिए, व्हेन द ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बीन डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अब उल्टा भी हो सकता है। ऊपर यहाँ पे क्या बोला कि पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है, मींस व्हाट, कि पहले आप ऑडिट एंगेजमेंट टीम का पार्ट थे, अभी आप क्या बन रहे हो? आप उस एंटिटी के कोई मैनेजमेंट या डायरेक्टर बन रहे हो। उल्टा हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है कि पिछले साल आप उस कंपनी के डायरेक्टर थे या सीनियर ऑफिसर थे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आप उस कंपनी के क्या थे? डायरेक्टर थे। मिस्टर डी जो थे वो कंपनी के डायरेक्टर थे। मिस्टर डी मतलब वो सीए थे, उन्होंने सीओपी होल्ड नहीं किया हुआ था। वो लोग क्या, उन्होंने क्या किया हुआ? उन्होंने जॉब पकड़ा हुआ था रिलायंस इंडस्ट्री का, वो डायरेक्टर है या सीनियर मैनेजर या सीनियर एम्प्लॉय है। अब 23-24 में डायरेक्टर सीनियर एम्प्लॉय थे, अब उनको क्या करना है? अभी हमको सीए का प्रैक्टिस करना है, उन्होंने सीओपी होल्ड करना है। तो अगले साल 2024-25 में उन्होंने सीओपी होल्ड किया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पीडब्ल्यूसी को ज्वाइन किया, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऑडिटर थे। उन्होंने बोला चलो, अरे ऑडिटर मेरे को भी सीओपी लेना है। रिलायंस पीडब्ल्यूसी ने बोला अरे अच्छा, इतने सालों से 30 साल का एक्सपीरियंस है उनको, ये बहुत अच्छे ऑडिटर बन सकते हैं, उनको पार्टनर बना के ले लो। तो पीडब्ल्यूसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मिस्टर डी को क्या बना दिया? अपना पार्टनर बना दिया। अब ड्यूरिंग द ईयर 24-25 हम 23-24 को ऑडिट करेंगे। पिछले साल का ऑडिट इस साल तो होगा। अब इस साल मिस्टर डी इज द engagement partner for the audit of Reliance Industries Limited, या फिर he is in the engagement team member of the audit team of the Reliance Industries Limited, जो कि 2023-24 को ऑडिट कर रहे हैं, जिसके अंदर वो कंपनी के डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय थे। तो बताएंगे यहाँ पे सेल्फ रिव्यू थ्रेड आएगा नहीं आएगा? डायरेक्टर अपने ही काम को इस साल ऑडिट कर रहा है, नहीं चलेगा। नेक्स्ट वन, व्हेन द ऑडिटर परफॉर्म्स सर्विसेज दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट टू द मैटर ऑफ ऑडिट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को बना के देना, ये सारे ऐसे सर्विसेज है। 144 के सर्विसेज आप याद रखो, ऐसे सर्विसेज है जिसका आगे जाके क्या होने वाला है? ऑडिट होने वाला है। इसको बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेड। पहला आएगा आपका कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। दूसरा आएगा कौन सा? आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड। आई बात समझ में? क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है एडवोकेसी थ्रेड। क्या नाम है? बोलो, एडवोकेसी थ्रेड। व्हाट इज एडवोकेसी थ्रेड? अगर मान लेते हैं आप एज एन ऑडिटर अपने क्लाइंट को किसी भी थर्ड पार्टी डिस्प्यूट्स या लिटिगेशन में
उनके एडवोकेट्स बन जाते हो। एडवोकेट बन जाना मतलब कि आप एडवोकेट नहीं हो एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी आप किसी भी लिटिगेशन में कंपनी को कुछ सलाहबाजी करते हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो किसी भी थर्ड पार्टी डिस्प्यूट्स या लिटिगेशन के अंदर अगर आप उस कंपनी के एडवोकेट बन जाते हो या फिर ऑडिटर उस कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज के अंदर डील करते का मतलब क्या है, खुद भी परचेस करते, किसी और को भी परचेस करने के लिए प्रोवोक करते, या किसी और को परचेस करने के लिए आई कैन से नॉट प्रोवोक भी नहीं कह सकते, उनको सलाहबाजी करते कि आप उस कंपनी के शेयर्स लीजिए वगैरह, सिक्योरिटीज लीजिए वगैरह वगैरह। तो अगर मान लेते हैं आप कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटी के साथ डील करते हो या किसी लिटिगेशन एंड दी थर्ड पार्टी डिस्प्यूट्स के अंदर उनके एडवोकेट बन जाते हो, तो वहां पे आएगा एडवोकेसी थ्रेड, बिकॉज आपने कंपनी को एडवोकेसी दिया है, आपने कंपनी के शेयर या सिक्योरिटी के साथ डील करना है, अब उनके इनडायरेक्टली एजेंट बन चुके हो, तो आप एजेंट बन चुके हो तो आप इंडिपेंडेंट कैसे रहोगे, बिकॉज यू विल ट्राई टू मेक श्योर दैट कंपनी को फाइनेंशियल फायदा हो रहा है। और कंपनी को फाइनेंशियल फायदा कब होगा, जब कंपनी की अच्छी छवि जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाए। और कंपनी की अच्छी छवि प्रस्तुत कब होगी, जब आप ऑडिट रिपोर्ट में लिखोगे हाँ भैया ट्रू एंड फेयर व्यू है, लेकिन एक्चुअली में ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं था, तो इसको बोलते हैं एडवोकेसी थ्रेड। तो एडवोकेसी थ्रेड अकर्स व्हेन द ऑडिटर प्रमोट्स और इज परसीव्ड टू प्रमोट अ क्लाइंट्स ओपिनियन। मतलब क्या कि क्लाइंट का यानी कि ऑडिट कंपनी का ओपिनियन आप प्रमोट कर रहे हो या आप उसको परसीव टू प्रमोट कर रहे हो, टू द पॉइंट वेयर पीपल में बिलीव दैट ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। मतलब ऐसे लेवल तक जाके आप लोगों को बता रहे हो, क्लाइंट को ओपिनियन, कि लोगों को लग रहा है कि भैया इसका ऑब्जेक्टिविटी कहीं ना क्या हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ये ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रह करके काम नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं एडवोकेसी थ्रेड। एग्जाम्पल, कंपनी के शेयर के साथ सिक्योरिटी के साथ डील करना, थर्ड पार्टी डिस्प्यूट लिटिगेशन में एडवोकेसी करना। भाई आपका क्या संबंध है, कंपनी का और उसके डेटर का प्रॉब्लम चल रहा है, कंपनी का उसके सप्लायर का कोई डिस्प्यूट चल रहा है और आप उसके अंदर उनको लिटिगेशन के अंदर एडवोकेसी प्रोवाइड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कंपनी का नुकसान ना हो। भैया आपका काम है उस लिटिगेशन को समझना, उसके बारे में रिपोर्टिंग करना, उसको सुलझाना आपका काम नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप उस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट लो फाइनेंशियली वगैरह, इसलिए यहाँ पे एडवोकेसी थ्रेड आएगा। लोगों को लगा कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको बोलते हैं क्या, एडवोकेसी थ्रेड। ओके, ये पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी याद रखना, पॉइंट नंबर सी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन बात करेंगे फैमिलियरिटी थ्रेड। भैया सेक्शन 139(2) के अंदर रोटेशन वाला पॉइंट क्यों आया है, बिकॉज हो सकता है, जैसे एग्जांपल लेंगे हम लोग किसका, टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड 1965 में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। 1965 से 2024 तक आप एक ही कंपनी, एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कर रहे हो, एक ही फर्म ऑफ सीए से ऑडिट करके ले रहे हो, तो कहीं ना क्या आ सकता है, वहां पे फैमिलियरिटी थ्रेड आ सकता है। कहीं ना कहीं आप इनफॉर्मल रिलेशनशिप बना सकते हो विद द क्लाइंट। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर वहां पे क्या आ सकती है, फैमिलियरिटी थ्रेड आ सकती है। कब कब होगा ये फैमिलियरिटी थ्रेड, एग्जांपल्स क्या है, क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम मेंबर इज अ सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट्स कंपनी। मतलब आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर के अंदर ऐसे कुछ टीम मेंबर है, इंक्लूडिंग योर एंगेजमेंट पार्टनर, सीनियर मैनेजर, आर्टिकल असिस्टेंट, स्टाफ वगैरह जो भी है, उसके अगर आपके क्लोज रिलेटिव मम्मी पापा वगैरह, वो आपके ईटीएम के एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के रिलेटिव्स हैं और वो सीनियर पोजीशन के अंदर डायरेक्टर है, की मैनेजर पर्सन है, चेयरमैन है, जो भी है, या फिर फॉर्मर पार्टनर, आपके ऑडिट फर्म का फॉर्मर पार्टनर बीइंग द डायरेक्टर एंड सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट। फॉर्मर पार्टनर यानी कि आपका वो पुराना पार्टनर था, अब वो क्या बन चुका है, आपके क्लाइंट का डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय बन चुका है। या फिर उस क्लाइंट के साथ आपका लॉन्ग एसोसिएशन है, जो रोटेशन की बात कर रहे थे, या फिर आप क्या कर रहे हो, उस क्लाइंट से सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स या हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहे हो, तो फैमिलियरिटी थ्रेड आएगा। इससे ये पता चलता है कि आप उस क्लाइंट के साथ बड़ी फैमिलियर हो चुके हो, तो फैमिलियर हो चुके हो, इनफॉर्मल रिलेशनशिप बन चुके हैं, तो फिर आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। इनफॉर्मेशन किसी भी तरीके से बन सकते हैं, जिससे आपकी थोड़ी सी फ्रेंडशिप वगैरह डेवलप हो सकती है, या फिर थोड़ा बहुत आप कंसर्न दिखा रहे हो क्लाइंट को, तो आप उनकी गलतियां वगैरह नहीं निकालेंगे, आप कहीं ना कहीं वो बातों को ओवरलुक कर रहे हो, इसलिए वहां पे क्या आ सकता है,
फैमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है, ये उसके एग्जांपल्स है। तो अगर मान लो आप क्लाइंट के साथ कोई रिलेशनशिप में आ चुके हो, इनफॉर्मल वाले रिलेशनशिप, मतलब डू नॉट थिंक अदरवाइज, रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इनफॉर्मल, यानी कि कोई ऐसा रिलेशन जो फॉर्मल रिलेशन नहीं है, जो प्योर प्रोफेशनल रिलेशन नहीं है, जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, दोस्ती वाला रिलेशनशिप वगैरह है, या फिर कोई ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग क्लोज रिलेटिव जैसे काइंड बन गया, फैमिली फ्रेंड्स जैसा बन गया, ऐसा अगर बन गए हो तो वहां पे फैमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है और ये नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर सी, इसको आप छोड़ सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके, एंड लास्ट वन आएगा इंटिमिडेशन थ्रेट। व्हाट इज इंटिमिडेशन थ्रेट? इंटिमिडेशन थ्रेट का मतलब होता है, इंटिमिडेशन मतलब कि डराना धमकाना। पॉइंट नंबर बी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मान लो क्लाइंट आपको बोलता है कि तुमने अगर इस साल ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बोला तो मैं तुमको अगले साल का ऑडिट नहीं दूंगा। भैया मेरा पेट पानी है तो गंदा है लेकिन धंधा है, मैंने क्या बोला? ट्रू एंड फेयर व्यू। थ्रेट ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड, या आपको ऑब्जेक्टिवली काम करने से डेटर कर रहे, डेटर करे नहीं कि रोक रहे, रिस्ट्रिक्ट कर रहे कि आप ऑब्जेक्टिवली काम ना करिएगा, किसी भी रीजन की वजह से आपको क्या नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली काम करने नहीं दे रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि हम अपना ऑडिट फीस, आपका ऑडिट फीस कम करेंगे, आपके ऊपर लीगल केस ठोकेंगे, मतलब आपको रिप्लेसमेंट करने की धमकी दे रहे हैं, आपको ऑडिट फीस कम करने की धमकी दे रहे हैं, आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिवली काम करने से रोक रहे हैं, इसका मतलब इंटिमिडेशन थ्रेट है। इंटिमिडेशन थ्रेट, सच threats to attempt to intimidate auditors to deter them from objective to act objectively। पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर सी छोड़ दो, पॉइंट नंबर ए और बी याद रखना। क्या बात? कि अगर आपको थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, आपको ऑडिट फीस कम करने का धमकी दिया जा रहा है, आपको आपके ऊपर लीगल केस फाइल करने का धमकी दिया जा रहा है, या फिर आपको ऑब्जेक्टिवली काम करने से रोका जा रहा है, तो वहां पे क्या बन जाएगा? इंटिमिडेशन थ्रेट बन जाएगा। तो ये 5 क्या आते हैं आपके? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस का मतलब वापस एक बार हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस जो है वो माइंड में भी होना चाहिए और साथ साथ अपीयरेंस में भी होना चाहिए। ओके, एक बार उसको सबको निकाल देता हूं ताकि आपको रिवाइज करने में अच्छा लगे। तो इंडिपेंडेंस जो है, सॉरी, इंडिपेंडेंस जो है वो हमेशा किस में होना चाहिए? माइंड में भी होना चाहिए और अपीयरेंस में भी होना चाहिए। माइंड में होना चाहिए का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपका ओपिनियन किसी के इन्फ्लुएंस से अफेक्ट नहीं है तो माइंड से इंडिपेंडेंट हो, वो आपकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से काम करने से अलाउ कर रहा हो। व्हाट इज इंडिपेंडेंस एंड अपीयरेंस? कि आप ऐसे फैक्ट्स एंड सर्कम्स को अवॉइड करिएगा जिससे थर्ड पार्टी ये बिलीव ना कर ले कि आपकी इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो ये 3 वर्ड आपने याद रखने हैं। इन 3 वर्ड्स पे आपका आंसर टिका हुआ है। इस पे शॉर्ट नोट आ सकती है या फिर आपको स्पेसिफिक सवाल बना दिया जा सकता है कि ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट इन माइंड एज वेल एज इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस। एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करने के टाइम पे ये लिखना है। और ऊपर का पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा है कि इट इज द कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द सुपरफिशियल एंड विजिबल स्टैंडर्ड्स बाय द लीगल रेगुलेशंस। मतलब कि बस स्टैंडर्ड्स को, कंपनीज एक्ट को फॉलो कर दिया, आप इंडिपेंडेंट हो गए, ऐसा नहीं। इट इज अगेन माइंड से होना चाहिए, पर्सनल कैरेक्टर वाली बात है। भले आपने लीगल रेगुलेशंस को फॉलो किया है लेकिन फिर भी किसी चीज की वजह से आप क्या नहीं हो सकते? इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। वो कौन सी चीजें हैं? तो ये रहे आपके थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। तो उसको याद करने का तरीका क्या है? उसको याद करने का तरीका आपका फांसी। ओके, फांसी से F स्टैंड्स फॉर फैमिलियरिटी थ्रेट, A स्टैंड्स फॉर एडवोकेसी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। उसके अंदर पहला आएगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर या आपका एसोसिएट उस क्लाइंट में फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है तो आप क्या नहीं हो? इंडिपेंडेंट नहीं हो। एग्जांपल्स क्या उसके? आपने डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखा है या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखा है, लोन या गारंटी दिया है या लिया है, आपके क्लाइंट की फीस के ऊपर अनड्यू डिपेंडेंस है, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है विद द क्लाइंट, एंड लास्ट वन कॉन्टिंजेंट फीस है फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट। तो आप सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में अटक जाएंगे। व्हाट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट? अगर मान लो आपका जजमेंट या कंक्लूजन आज रिव्यू आप उसका कर रहे हो तो आप सेल्फ रिव्यू थ्रेट में है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान ले आपने क्लाइंट को कभी कोई ऐसी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी है जिसका ऑडिट अभी आज आप कर रहे हो तो आप खुद की गलतियां नहीं निकालोगे, या ऑडिटर जो है अभी जो ऑडिट कर रहा है वो कंपनी का क्या था पहले, सीनियर डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर है, तो फिर आप सेल्फ रिव्यू थ्रेट में अटक जाओगे। व्हाट इज एडवोकेसी थ्रेट? अगर मान लो आप ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो, आप अपने क्लाइंट का ओपिनियन प्रमोट कर रहे हो, परसीव टू प्रमोट कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट के शेयर्स या सिक्योरिटी से डील कर रहे हो, उनका लिटिगेशन और थर्ड पार्टी के अंदर एडवोकेट बन रहे हो, तो आप एडवोकेसी थ्रेट में अटक जाओगे। फैमिलियरिटी थ्रेट, अगर मान लो आपका क्लाइंट के साथ
कोई रिलेशनशिप बन चुका है तो फैमिलियरिटी थ्रेट में अटक जाओगे। एग्जांपल क्या है, आपके सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट जो है वो आपके टीम मेंबर के क्लोज रिलेटिव है। फॉर्मर पार्टनर मतलब पहला जो पार्टनर था आज वो आपके क्लाइंट के क्या बन चुके, डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय, तो आप उसकी गलतियां नहीं निकालोगे। लॉन्ग एसोसिएशन है, रोटेशन नहीं हो रहा है, या फिर आप अपने क्लाइंट से सिग्निफिकेंट या हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो तो फैमिलियरिटी थ्रेट आएगा। एंड लास्ट वन आएगा आपका इंटिमिडेशन थ्रेट। अगर मान लो आपको थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट दिया जा रहा है, रिडक्शन इन द ऑडिट फीस बोला गया है, अगर लिटिगेशन आपके ऊपर केस फाइल करने का धमकी दिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिविटी से काम करने से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो आपके ऊपर इंटिमिडेशन थ्रेट है। तो ये आपके क्या बोलो 5 थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा भाई और बहनों, एथिक्स के पॉइंट में हमने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा, तो एथिक्स वाले पार्ट में पहला क्वेश्चन हमने देखा इंडिपेंडेंस। अब तक इंडिपेंडेंस पूरा नहीं हुआ है, मीनिंग हमने नहीं देखा हुआ है, तो इंडिपेंडेंस के अंदर आपका मीनिंग हो सकता है। दूसरा पॉइंट आएगा इंडिपेंडेंस इन माइंड एज वेल एज इन अपीयरेंस। फिर आएगा आपका थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, और एक सवाल आता है इसके अंदर सेफगार्ड्स टू ओवरकम द थ्रेट्स, सेफगार्ड टू ओवरकम द थ्रेट्स, ये एक सवाल बन सकता है, इसको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेफगार्ड। सेफगार्ड्स क्या भाई, क्या कैसे करोगे, कैसे इंडिपेंडेंस को आप सेफगार्ड करोगे? तो एकदम सिंपल बात है, अगर आपको इंडिपेंडेंस से बचना है तो पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना है तो क्या करोगे? फॉलोइंग आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कि अगर आपको सेफगार्ड करना है, नंबर 1 ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब माइंड से और अपीयरेंस से इंडिपेंडेंट होना है। मींस व्हाट, ऊपर का जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बोले हुए इंडिपेंडेंस के ऊपर उस सबको फॉलो करिएगा। बिल्कुल भी किसी भी चीज को आप क्या ना करिएगा, आप इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट आए ऐसा काम नहीं करेगा। तो ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, याद रखना क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, ऑलवेज बी एंड अपीयर इंडिपेंडेंट। वेट यस, तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि आपको हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है और अपीयर करना है, सही बात है। नंबर 2, बिफोर टेकिंग ऑन एनी वर्क द ऑडिटर मस्ट कॉन्शियसली कंसीडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट टू हिज इंडिपेंडेंस। व्हाट इज कॉन्शियसली? कॉन्शियसली का मतलब होता है पर्पसफुली, ओके, ईमानदारी से कंसीडर करना है कि क्या वहां पे कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है। इन शॉर्ट, हमेशा आपको इंडिपेंडेंट रहना है, बी एंड अपीयर टू इंडिपेंडेंट। कॉन्शियसली ये बात समझनी है कि क्या कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है, पर्पसफुली एफर्ट लगाना है, एफर्ट शुड बी मेड, एफर्ट्स पर्पसफुली इस बात पे लगाना है कि कहीं वहां पे थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस नहीं, ईमानदारी से चेक करना है कि कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नहीं, मेरा भी नहीं है, मेरे कोई पार्टनर्स पे इंडिपेंडेंस पे थ्रेट नहीं है, मेरे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स जो है उसमें कोई इंडिपेंडेंस पे थ्रेट नहीं है। व्हेन सच थ्रेट एग्जिस्ट, अगर मान लो ऐसा कोई थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा है तो ईदर डेजिस्ट फ्रॉम द टास्क और एलिमिनेट द थ्रेट। एक काम करिए, अगर मान लो ऐसा कोई थ्रेट है इंडिपेंडेंस पे तो एक काम करिए, आप वो काम ना करिए, डेजिस्ट मतलब कि काम ही ना करिए, या फिर ट्राई टू एलिमिनेट थ्रेट। मेरे को लगता है मेरे हिसाब से ये पहले आना चाहिए, पहले उस थ्रेट को निकालने की कोशिश करिए। मतलब अगर एंगेजमेंट टीम मेंबर के अंदर ऐसा कोई मेंबर है जिसके क्लोज रिलेटिव आपके क्लाइंट के सीनियर एम्प्लॉय है या फिर डायरेक्टर है, तो आप एक काम करिए, उसको अपने एंगेजमेंट टीम से निकालिए, ट्राई टू ओवरकम द थ्रेट, ट्राई टू एलिमिनेट द थ्रेट। और वो भी नहीं हो रहा है तो फिर आप उस काम से डेजिस्ट करिएगा। नेक्स्ट वन, अगर पूरा का पूरा आप उस इंडिपेंडेंस के थ्रेट को निकाल नहीं सकते तो एक काम करिए, आप वो काम ही ना एक्सेप्ट ना करिए, और अगर एक्सेप्ट किया हुआ है तो आप उससे विड्रॉ करिए। अगर आपको पहले ही पता है कि इंडिपेंडेंस पे थ्रेट है तो वो काम एक्सेप्ट ना करिए, और अगर एक्सेप्ट किया है उसके बाद पता चला कि इंडिपेंडेंस पे थ्रेट है जिसको ओवरकम किया नहीं जा सकता है तो आप उस काम से विड्रॉ करिएगा। ये होते हैं क्या बोलो, हाउ टू अवॉइड, हाउ टू इंप्लीमेंट द सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंट। देखिए यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव टू रिमेन इंडिपेंडेंट बाय टेकिंग इनटू कॉन्टेक्स्ट in the practice. Safeguards are the actions which are individually or in combination which will have effect to reduce the threat to the independence. तो कैसे करना है, तो ऐसे करना है। कैसे करना है, हमेशा क्या रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, अपीयर करना है। कॉन्शियसली ये बात देखनी है कि कहीं वहां पे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नहीं है। अगर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है तो एलिमिनेट करिए थ्रेट को, उस या फिर डिजिस्ट करिए, और अगर आप पूरा नहीं निकाल सकते तो उसको क्या करिए, आप
उस काम से अपना नाम हटा दीजिए। आप वो काम ही एक्सेप्ट ना करिए, या फिर एक्सेप्ट अगर किया हुआ है तो आप उस काम से अपने आप को विड्रॉ करिएगा। ये होता है क्या बोलो आपका सेफगार्ड्स टू ओवरकम द थ्रेट। तो इंडिपेंडेंस पे इतनी चर्चा कर चुके हैं। माइंड से इंडिपेंडेंट कैसे रहना है, अपीयरेंस से कैसे रहना है, व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट आर द सेफगार्ड्स टू ओवरकम द थ्रेट, ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस है। इन सब पे सवाल बन सकता है, इन सबको आपको देख करके जाना है। आंसर्स कैसे लिखने हैं, पीडीएफ है, डाउनलोड करके लीजिएगा, पता चल जाएगा। अब चर्चा करते किसकी, मीनिंग की। सर इंडिपेंडेंस क्या होता है, अभी थोड़ा आई गेस आपको इंडिपेंडेंस क्या है वो थोड़ा समझेगा। देखिए इंडिपेंडेंस का मीनिंग, तो इंडिपेंडेंस का मतलब देखिए, इंडिपेंडेंस माने इट इज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस आर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशनल। मतलब इंटीग्रिटी होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है जजमेंट ऑफ अ पर्सन, इट इज नॉट अ सबऑर्डिनेट, जजमेंट ऑफ द पर्सन इज नॉट द सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द अनदर पर्सन। मीन्स व्हाट, कि अगर मान लो किसी भी ऑडिटर का जजमेंट या ओपिनियन किसी और बात के, किसी और पर्सन के विश पे या डायरेक्शन से सबऑर्डिनेट है, तो फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। व्हाट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि कभी भी किसी भी पर्सन का जजमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है टू द विशेष और द डायरेक्शन ऑफ द अनदर पर्सन, जिसने उसको अपॉइंट किया हुआ है या फिर उसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से जिसने उसको अपॉइंट किया उसके विश पे अगर आपका जजमेंट अगर सबऑर्डिनेट है तो इंडिपेंडेंट नहीं हो। खुद का इंटरेस्ट अगर है तो आप क्या नहीं हो, सबऑर्डिनेट नहीं हो, सॉरी आप क्या नहीं हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो। ये रहा पॉइंट नंबर 2, ये रहा आपका क्या बोलो इंडिपेंडेंस का मतलब। इंडिपेंडेंस का मतलब ऑडिटर के एंगल से नहीं लिखा है, इंडिपेंडेंस का मतलब नॉर्मल जनरल पैरेलल्स में लिखा है कि अगर मान लो आपका ओपिनियन, आपका जजमेंट किसी और पर्सन के विश पे सबऑर्डिनेट है तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। व्हाट इज इंडिपेंडेंसी, योर विश, योर जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेटेड बाय द अदर पर्सन्स विश या डायरेक्शन। इसको बोलते हैं क्या, इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस पे इतनी चर्चा जो करी है उसको आपको याद रखना है। मीनिंग माइंड में एज वेल एज अपीयरेंस में, थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स टू ओवरकम द थ्रेट। आई गेस इंडिपेंडेंस का पॉइंट जो है वो आपको क्लियर है। उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट आता है जो है आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का, जिसके ऊपर आपको एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है, शॉर्ट नोट वगैरह आ सकती है। सीए फाइनल में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा हुआ है, सीए इंटरमीडिएट के अंदर भी इस पे सवाल बन सकता है। इस पे आपको शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है, ओके, या फिर कोई क्वेश्चन बना करके भी पूछा जाता है। क्वेश्चन बना के पूछने का चांस थोड़ा सा कम है, आएगा तो डायरेक्टली शॉर्ट नोट भी आ सकता है। और ऊपर जो हमने देखा था कहां पे, यहां पे इधर माइंड एंड अपीयरेंस के अंदर 3 वर्ड थे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। व्हाट इज दिस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तो ये आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, इसके लिए आपको ये पॉइंट नंबर 4 पहले समझना होगा, उसके बाद उसके मीनिंग को हम लोग समझेंगे। व्हाट इज दिस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, देखिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि ऐसा एविडेंस that contradicts the other audit evidences obtained। मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब करना क्या है, you have to be alert, ओके, याद रखना, you have to be alert। किस बात पे अलर्ट रहना है, अगर एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सर एग्जांपल क्या होता है इसका, आपने ऐसे 580 के अंदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देखे होंगे। मान लो क्लाइंट्स के बुक्स में कोई एक डेटर है मिस्टर डी, मिस्टर डेटर, उसका बैलेंस क्लाइंट के बुक में, आपके क्लाइंट के बुक में है 100 करोड़ रुपए। आपने इसी क्लाइंट का क्या ऑब्टेन किया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, उसके बुक्स में जो बैलेंस है वो है आपका 50 करोड़। तो बताएंगे इन दोनों चीजों में क्या आपको कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है। मतलब क्लाइंट का बैलेंस डेटर के बुक में 50 करोड़ रुपए है और आपके बुक में क्लाइंट का बैलेंस 100 करोड़ रुपए है। इसका मतलब होता है कि एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो नाउ यू हैव टू बी अलर्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे मिसस्टेटमेंट है ही है, आपने थोड़ा अभी चेक करना है। ऐसा नहीं कि ये समझ गया, ये गलती नजर आगे लगे तो आपने रिपोर्ट कर दिया मिसस्टेटमेंट है, ऐसा नहीं। नाउ यू हैव टू चेक कि भैया ऐसा क्यों है। हो सकता है रिकंसिलिएशन में आपको बैलेंस जो है वो मैच आउट हो जाए। कुछ ऐसे इनवॉइसेस थे जिनका रिकॉर्ड एंट्री क्लाइंट उस डेटर ने नहीं किया होगा, आपने करा हुआ है। तो
हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर ऐसा डिफरेंस है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भैया ऐसा क्यों है। आप उसको ओवरलुक नहीं कर सकते, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, छोड़िएगा मत, अलर्ट रहिए किस बात से, अगर एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। नंबर 2, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स क्वेश्चन टू द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या, मान लो आपको एज एन ऑडिट एविडेंसेस कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके सामने बताए हुए हैं, जैसे आपने बोला कि मेरे को इस साल में फिक्स्ड असेट में जितने एडिशंस हुए हैं उसका इनवॉइसेस चाहिए। इस साल मान लो फिक्स्ड असेट के अंदर कंपनी ने 1000 करोड़ के नए असेट्स परचेस किए हैं, तो ये जो असेट परचेस किए हैं उस असेट परचेस के इनवॉइसेस आपको चाहिए। क्लाइंट ने आपको ओरिजिनल इनवॉइस नहीं दिए, उसका फोटोकॉपी दिया, जिसको हम लोग जेरॉक्स बोलते हैं, फोटो कॉपीज प्रोवाइड करें। बताएंगे क्या आप इस फोटो कॉपी पे ज्यादा रिलायबिलिटी रख सकते हो? नहीं भैया, फोटो कॉपी में ऑल्टरेशन हो सकता है, उसके अंदर मैनिपुलेशन हो सकता है, मेरे को ओरिजिनल इनवॉइस कॉपी चाहिए। अगर आपको ओरिजिनल इनवॉइस कॉपी नहीं दिया जा रहा है, आपको फोटो कॉपी दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि भैया यहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ है, अलर्ट रही है कंडीशन के साथ। आपने मैनेजमेंट को पूछा भैया ओरिजिनल कॉपी क्यों नहीं दे रही? नहीं, ओरिजिनल कॉपी तो कहीं ना कहीं गुम हो चुके हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। यू हैव टू नाउ चेक, यू हैव टू बी अलर्ट रिगार्डिंग दिस। आई बात समझ में कि अगर दो एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलायबिलिटी नहीं है। नंबर 3, अगर मान लो ऐसी कोई कंडीशंस है जिससे आपको लग रहा है कि यहां पे फ्रॉड हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि अगर मान लो डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजमेंट जो है उनके पर्सनल एक्सपेंसेस कंपनी के रेवेन्यू में चार्ज हो रहे हैं, कंपनी ने असेट परचेस किए, फिजिकल वेरिफिकेशन में पता चला वो असेट ही वहां पे नहीं है, इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के अंदर चले गए, वहां पे आपको फिजिकली इन्वेंट्री नहीं दिख रही है, मतलब ये इंडिकेशन है कि वहां पे फ्रॉड हो सकता है। ऐसे परचेस इनवॉइस, ऐसे परचेस रिकॉर्डेड है जिसका इनवॉइस कॉपी अवेलेबल नहीं है, या फिर ऐसे डेटर है जो बहुत सालों से डेटर करके दिख रहे हैं उसका रिकवरी नहीं हो रहा है, ऐसे क्रेडिटर है जिनका पेमेंट कभी होता ही नहीं है, वो क्रेडिटर सालों साल वैसे ही लगे आ रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है ये कंडीशंस है कि जहां पे इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप उसको थोड़ा चेक करिए, इसको इसके बारे में अलर्ट रहिए, मतलब आप प्रोफेशनली स्केप्टिसाइजर होगे, आप ओवरलुक नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट वन, circumstances that suggest that need for audit procedure in addition to those the required by SA। मतलब स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग तो आपको ऑडिट कैसे करते हैं उसका गाइडेंस दे ही देते हैं, लेकिन ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आए हैं जो ऐसा सर्कमस्टेंस है जो आपको ऐसे के अंदर भी कवर नहीं किया हुआ है, ऐसे के बियॉन्ड जाके आपको कुछ काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप क्या हो? प्रोफेशनली स्केप्टिसाइज्ड हो। तो ABCD पॉइंट, डी वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ABC ये 3 पॉइंट आपने याद रख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता क्या है। शॉर्ट नोट पूछा जाए तो ये एग्जांपल वहां पे जरूर लिखना कि कौन कौन से सिचुएशन में मैं अलर्ट रह सकता हूं। इलस्ट्रेटिव है, और भी सिचुएशंस हो सकते हैं, लेकिन ये तो आप याद रख करके लिख सकते हो इन द शॉर्ट नोट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है यू हैव टू अलर्ट टू द कंडीशंस। कौन से कंडीशंस? अगर दो एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक ही मैटर के ऊपर। नंबर 2, इंफॉर्मेशन जो है जिस पे रिलायबिलिटी प्लेस नहीं किया जा सकता है। एंड नंबर 3, ऐसी इंडिकेशंस है, ऐसे कंडीशंस के अंदर जो आपको फ्रॉड इंडिकेट करवा रही है। तो अभी आप समझते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है। व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज अ एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स द क्वेश्चनिंग माइंड। मतलब आप हमेशा क्या कर रहे हो, हर एक चीज पे जिसको आपको लगता है कि ये पॉइंट पे मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपका एटीट्यूड क्वेश्चनिंग माइंड का है। जब हम लोग 210 देखेंगे उसके अंदर हमको देखना है कि हम प्री कंडीशंस के अंदर जो है वो सारी बातें लिखवा के लेते हैं। प्रोवाइड विद द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर आपके इतने सारे राइट्स हैं तो क्या आप उस राइट्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते? जिस भी चीज पे आपको सवाल आता है आप वो सवाल पूछिएगा, क्वेश्चनिंग माइंड रखिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं है। तो इट includes the attitude of questioning mind. Okay, professional skepticism का मतलब क्या होता है? Attitude that includes what? The questioning mind. Number 1, questioning mind याद रखना है, sorry, questioning mind, attitude of questioning mind. Number 2, being alert to the conditions which indicate the possible misstatement। मतलब आपको क्या रहना है? अलर्ट टू द कंडीशन रहना है जो आपको क्या बता रही है? फ्रॉड बता रही है, एरर्स या फ्रॉड बता रही है। एंड लास्ट वन,
क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस। क्या बोला है? क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। 3 पॉइंट याद रखना है। एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन व्हिच इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट, एंड नंबर 3 क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। जो भी एविडेंस आपको मिल रहा है बस उसका हाँ सही है, अच्छा है, सही है, मतलब आपने भरोसा रख दिया, ऐसा नहीं, उसका क्रिटिकल असेसमेंट करना है कि क्या ये डॉक्यूमेंट सही है, रिलायबिलिटी रखा जा सकता है, इंफॉर्मेशन सही है, क्या इसको मैं यूज कर सकता हूं एज ऑडिट एविडेंस और नॉट। तो ये सारी बातें मैंने चेक करनी है। 3 पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चनिंग माइंड, alert to the conditions and possibility of mistake, and the critical assessment of the audit evidences। याद रखना है ये 3 पॉइंट। अगर आपके आंसर में नहीं होंगे रिगार्डिंग द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो आपको नंबर मिलने वाले नहीं है, आपको नंबर मिलने वाले नहीं है। ये होता है आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और एग्जांपल क्या है वो मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 में बता दिया। पॉइंट नंबर 2, इट सिग्निफाइज दैट ऑडिटर हैज टू रिमेन अलर्ट। इट सिग्निफाइज दैट ऑडिटर हैज टू रिमेन अलर्ट। The auditor's attitude should be questioning mind, challenging the things। वो ऊपर वही वाली बातें लिखी हुई है। Auditor shall plan and perform the audit with the professional skepticism, recognize the circumstances that may exist that cause of finance statement to be materially missed। मतलब आपके प्लान करने के टाइम पे भी आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को दिमाग में रखना है। बस ऑडिट करते समय नहीं, ऑडिट के प्लानिंग में भी आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है कि भैया कहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, और उस हिसाब से आपने क्या करना है, आपका प्लान करना है और उस ऑडिट को परफॉर्म करना है। मतलब बस परफॉर्मिंग के टाइम पे नहीं होना चाहिए, प्लानिंग के टाइम पे भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए। आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 5, मेंटेनिंग द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट दैट नेसेसरी इफ द ऑडिटर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको अलग से बन सकता है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करने से कौन कौन से रिस्क रिड्यूस होते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंप्लीमेंट करने से कौन कौन से रिस्क जो होते हैं वो कम होते हैं। कौन कौन से रिस्क कम होते हैं? 3 रिस्क होते हैं। पहला रिस्क ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग एंड यूजिंग इनअप्रोप्रिएट ऑडिट अजम्पशंस। ओके, ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग एंड यूजिंग इनअप्रोप्रिएट ऑडिट अजम्पशंस, इसका रिस्क कम होता है। पहला, ओवरलुकिंग दी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। जैसे मैंने बताया था, 2 एविडेंस अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे एक ही चीज के ऊपर, आप उसको ओवरलुक कर जाओगे तो ऑडिट कैसे होएगा? भैया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहता है कि यू हैव टू बी अलर्ट टू द कंडीशंस व्हिच प्रोवाइड्स यू द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट। इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड है, 2 एविडेंस में कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है, फ्रॉड नजर आ सकता है, तो बताएंगे यहां पे अपने अलर्ट रहना ना। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंप्लीमेंट करने से आपको ये वाली चीजें, मतलब आप अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को ओवरलुक नहीं करोगे, फ्रॉड है ओवरलुक नहीं करोगे, कॉन्ट्राडिक्शन है ऑडिट एविडेंस के अंदर, आप उसको ओवरलुक नहीं करोगे, आप उसको चेक करोगे, ओवरलुकिंग नहीं होगा। नंबर 2, ओवर जनरलाइजिंग नहीं करोगे व्हाइल ड्रॉइंग द कंक्लूजन। ओवर जनरलाइजिंग हाँ सही हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। देखिए अगर मान लो आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट के टाइम पे आपको पता चला कि भैया इतनी मिसस्टेटमेंट्स है, आपने उसको क्या करना है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करना है, चेक करना है कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो आप भैया अपना मटेरियलिटी लेवल को कम करोगे, मतलब आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करोगे। पहले आपने कोई मटेरियलिटी लेवल सेट करी थी, इंडिविजुअली सारे मिसस्टेटमेंट तो आपके मटेरियल लेवल से कम है, लेकिन अगर एग्रीगेटली वो उसके ऊपर जा रहा है तो आपको आपकी मटेरियलिटी लेवल क्या करनी होगी, कम करनी होगी। और अगर कम करना है उसके बाद ही पता चलेगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, आपका ओपिनियन सही है या नहीं है, तो आप क्या नहीं कर रहे हो, ओपिनियन फॉर्म करने के टाइम पे, कंक्लूजन ड्रॉ करने के टाइम पे ओवर जनरलाइज नहीं कर रहे हो। हाँ इंडिविजुअली तो मटेरियलिटी लेवल से ऊपर नहीं हो रहा ना, छोड़ दो, ऐसा नहीं भैया। अगर एग्रीगेटली भी मटेरियलिटी लेवल से ऊपर हो रहा है तो आपको अपना मटेरियल लेवल कम करना होगा। ऐसे 320 में पढ़ने वाले हैं, तो ओवर जनरलाइजिंग नहीं कर रहे हो, ओवर लुकिंग नहीं कर रहे हो। और कभी भी आप ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिट प्रोसीजर का आंटी मतलब नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड, एंटी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड जो है उसको रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने के टाइम पे इन अप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं रखोगे। जैसे कि मैनेजमेंट ने जो भी जजमेंट्स वगैरह बनाए हैं, जैसे वो एस्टिमेट्स वगैरह होते हैं, प्रोविजन वगैरह बनाए हैं, उसको चेक करने के टाइम पे वैसे वो तो मैनेजमेंट जजमेंट है, लेकिन आपका भी जजमेंट होना चाहिए कि वो जजमेंट सही है या नहीं है। अब उसके कंक्लूजन ड्रॉ करने के टाइम पे आप क्या नहीं कर रहे हो, इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस जो है यूज नहीं कर रहे हो। ये रिस्क जो है आपका कम होता है व्हेन यू आर यूजिंग व्हाट, द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कौन कौन सा रिस्क कम होता है? ओवरलुकिंग, over generalizing and using inappropriate audit assumption while deciding the ante of audit procedures and evaluating the results thereof। ये होता है रिस्क।
which is reduced by maintaining the professional skepticism. और पॉइंट नंबर 6 जो है वो बोलता है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, वो तो ऊपर अपना हो चुका है. एग्जांपल देखिए, इन केस वेयर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट, अ सिंगल डॉक्यूमेंट ऑफ अ नेचर दैट इज ससेप्टेबल टू द फ्रॉड इज द सोल सपोर्टिंग एविडेंस फ्रॉम द मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द अमाउंट. मतलब क्या कि अगर फ्रॉड नजर आ रहा है तो सिंगल एविडेंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसका क्रिटिकल असेसमेंट कर लोगे. ठीक है, नीचे वाली बातें पॉइंट नंबर 7, 8, 9 आप उसको स्किप कर सकते हो फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द रिवीजन पर्पस. ऊपर वाले पॉइंट आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला याद रख सकते हो. तो सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपका इस रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर एथिक्स के अंदर, वो है आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. वो क्या बोला आपका? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. और उसके अंदर आपका क्या आएगा? पहले मीनिंग आएगा, फिर आप देखेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स कि कहां पे आपको अलर्ट रहना है, और फिर तीसरा आएगा कि कौन से रिस्क जो है वो रिड्यूस होती है. आई बात समझ में? तो ये जो है ये एथिक्स के अंदर जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है. आई बात समझ में? तो आज के लेक्चर पे हमने क्या क्या कवर किया? हमने कवर किया इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट. इंडिपेंडेंस का हमने देखा कि इंडिपेंडेंस कैसा होना चाहिए, माइंड में भी होना चाहिए और अपीयरेंस में भी होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि आपने स्टैंडर्ड्स को वगैरह फॉलो कर दिया तो आपने रेगुलेशंस के अंदर आप इंडिपेंडेंट हो तो आप इंडिपेंडेंट हो. ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस भी आपने इंडिपेंडेंट रहना है. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना है. फिर हमने देखा थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्या है? आपका फांसी. कहा गया आपका फांसी? यस, फांसी. F stands for familiarity threat, A stands for advocacy threat, S stands for self interest threat, self review threat, I stands for क्या बोलो? इंटिमिडेशन थ्रेट. तो ये थ्रेट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस. इस पे स्पेसिफिक सवाल बनाया जा सकता है, ये छोटे छोटे सवाल बनाए जा सकते हैं. उसके अंदर क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ से उठा लेना है. देन आएगा आपका सेफगार्ड्स टू ओवरकम द रिस्क. व्हाट आर द सेफगार्ड्स? हमेशा क्या रहना है? आपको इंडिपेंडेंट रहना है, चेक करते रहना है कॉन्शियसली क्या कि भैया क्या वहां पे थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है. और अगर आपको थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है तो ट्राई टू ओवरकम द थ्रेट. उसके ऊपर उसको आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा. एलिमिनेट नहीं हो रहा है देन आप एक काम करिएगा, आप उस काम को मत लीजिएगा या फिर आप उस काम को छोड़िएगा. ये होते हैं क्या बोलो? सेफगार्ड्स टू ओवरकम द थ्रेट. और फिर आता हमने मीनिंग में. मीनिंग जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि अगर मान लो किसी पर्सन का जजमेंट किसी और पर्सन के विश या डायरेक्शन से अगर वो मोल्ड होता है, चेंज होता है, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो. ठीक है. एंड फिर आता प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? कि ऑडिटर को क्या रहना है? अलर्ट रहना है. 3 पॉइंट यहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर कि आपने एटीट्यूड मेंटेन करना है किसका? क्वेश्चनिंग माइंड का. अलर्ट रहना है टू द कंडीशन विच इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. 3 पॉइंट यहाँ पे आने चाहिए. 3 पॉइंट आएंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे. ओके. नंबर 2 ये कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? कौन कौन से एग्जाम्पल है? 2 ऑडिट एविडेंस अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन पर रिलायबिलिटी प्लेस नहीं किया जा सकती, और कंडीशंस है विच इंडिकेट द फ्रॉड. एंड फिर आएगा कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से कौन से रिस्क रिड्यूस होते हैं? कौन से रिस्क रिड्यूस होते हैं? ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग एंड यूजिंग द इनअप्रोप्रिएट ऑडिट अजम्पशंस. तो ये होते हैं क्या ये होता है आपका पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड इंडिपेंडेंस. आप चाहो तो इन वाले पॉइंट्स को जो है वो लिख सकते हो, और इसको लिखने के बाद इसको ही एट द एंड ऑफ द डे आपको रिवाइज करना है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ इन द ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.